वेलकम टू पटेल क्लासेज। तो जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जैसे हो गया यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट एग्जाम है, सभी में पार्ट रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। और जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया या सुपर टेट हो गया, उसमें भी पार्ट रहता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। तो उसी में पार्ट आता है मनोविज्ञान। और आज देखते हैं मनोविज्ञान क्या है, वो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, आज उसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं। तो जो मनोविज्ञान शब्द है ये कहाँ से आया, कैसे आया, और मनोविज्ञान जो आज के समय में मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और जो प्राचीन समय में मनोविज्ञान था उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ प्राचीन समय से। तो सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है। जो मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है, तो मनोविज्ञान का विकास क्रम, तो प्राचीन समय से मनोविज्ञान का विकास क्रम कि जो मनोविज्ञान था डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो विज्ञान आया था मनोविज्ञान में एक था आत्मा का विज्ञान। तो जो सबसे पहले विज्ञान आया था आत्मा का विज्ञान आया था, आत्मा का विज्ञान। और इसके बाद में दूसरा एक विज्ञान आया था, उसका नाम था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दूसरा विज्ञान था उसे बोलते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो सबसे पहला विज्ञान था आत्मा का विज्ञान, दूसरा था मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा था चेतना का विज्ञान, तीसरा था चेतना का विज्ञान, और चौथा था व्यवहार का विज्ञान, चौथा था व्यवहार का विज्ञान। तो जो मनोविज्ञान का विकास क्रम की बात करते हैं तो जो सबसे पहले था आत्मा का विज्ञान, और उसके बाद में आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसके बाद में आया चेतना का विज्ञान, इसके बाद में आया व्यवहार का विज्ञान। आत्मा का जो विज्ञान था तो मनोविज्ञान की पहली सीढ़ी ये थी, उसके बाद में यहाँ तक आए, उसके बाद में यहाँ तक। जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का जो फर्स्ट स्टेज थी आत्मा के विज्ञान, आत्मा का विज्ञान का जो विकास हुआ तो ये इंडिया में नहीं थी, ये यूनान देश में हुआ था। यूनान या ग्रीक में हुआ था। तो यूनान और ग्रीक में हुआ था। तो ये आत्मा का विज्ञान कहाँ से आया था, कैसे आया था, वाकई चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आया आत्मा का विज्ञान। जब आत्मा का विज्ञान का रिजेक्ट कर दिया गया, इसे उन लोगों ने मानना मना कर दिया, तो इसके बाद मन का विज्ञान आया, फिर इसके बाद में चेतना का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान का अस्वीकरण हो गया तो व्यवहार का विज्ञान आया। जो आज के वर्तमान समय में विज्ञान जो पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उस साइकोलॉजी में आता है व्यवहार का विज्ञान। और ये तीनों जो विज्ञान थे, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, इन तीनों विज्ञान को मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया। तो पहले इसका देखते हैं क्या इतिहास रहा आत्मा का विज्ञान का, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आत्मा से विज्ञान, आत्मा के विज्ञान से हम व्यवहार के विज्ञान तक कैसे आए। तो देखते हैं आत्मा का विज्ञान क्या था और कैसे आत्मा का विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ। आत्मा के विज्ञान से मन का विज्ञान बना, मन या मस्तिष्क का, उसके बाद चेतना का, उसके बाद व्यवहार का। ये जो आत्मा का विज्ञान था, जो आत्मा का विज्ञान था, ये आत्मा का जो विज्ञान था ये आया कहां से था, ठीक है। तो आत्मा का विज्ञान उस समय दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट था, दर्शन शास्त्र।
तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो साइकोलॉजी थी, मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान जो सब टॉपिक था दर्शन शास्त्र का, सबसे पहले दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था। तो मनोविज्ञान का जो रूप था वो आत्मा का विज्ञान था। तो सबसे पहले देखते दर्शन शास्त्र क्या था। तो दर्शन शास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो दर्शन शास्त्र में 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उस समय के जो दार्शनिक थे, सबसे पहला स्टेप था आत्मा, दूसरा परमात्मा, आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा ब्रह्म। पहला था आत्मा, दूसरा था परमात्मा, तीसरा था ब्रह्म। तो दर्शन शास्त्र में क्या किया जाता था, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता था। तो इनका आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म में ये होता था कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सभी क्या होती हैं, ज्ञान को ग्रहण करती हैं और ये सभी ज्ञान को ले जाकर किसके पास ले जाती हैं, आत्मा के पास लेके जाती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान ले जाकर आत्मा के पास ले जाती हैं, आत्मा के पास लेके जाती हैं और आत्मा के पास लेके जाती हैं। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता था। तो उस समय ये दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता था कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हमें आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होगा, आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होगा तब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। या मानव का मिलन ईश्वर से हो जाएगा, मानव का मिलन ईश्वर से हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा दर्शन शास्त्र में बताया और पढ़ाया जाता था। तो एक दार्शनिक आए थे, उन दार्शनिक का नाम था अरस्तु। वो दार्शनिक थे, उन दार्शनिक का नाम था अरस्तु। तो अरस्तु दार्शनिक थे। तो अरस्तु जी ने बताया, एक दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु जी ने बताया था कि यदि मुझे मनुष्य के व्यवहार के, मनुष्य के बारे में जानना है तो आत्मा पर न ध्यान, आत्मा परमात्मा में न ध्यान करके आदमी पर ज्यादा बल दिया जाए। तो अरस्तु जी ने बताया कि मनुष्य के बारे में या मानव के बारे में ज्ञान पता करना है, मनुष्य के बारे में पता करना है, तो उनके परमात्मा या आत्मा का मिलन से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आत्मा पर ही ज्यादा बल दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को ग्रहण करके आत्मा के पास ले जाती हैं और आत्मा जो है उस ज्ञान का एब्जॉर्ब कर लेती है, एक जगह इकट्ठा कर लेती है और उससे क्या होता है, हमें चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा अरस्तु जी ने बताया। तो इसके बाद में क्या हुआ, अरस्तु जी ने बताया कि जब ये इसकी प्राप्ति हो जाती है, उस समय इस विज्ञान का नाम, जो विज्ञान अरस्तु जी के समय चल रहा था, उसका नाम था अंतःकरण का विज्ञान। अंतःकरण का विज्ञान, अंतःकरण का विज्ञान। तो उस समय इसको आत्मा का विज्ञान ना मान करके इसे कहते थे अंतःकरण का विज्ञान। क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियां होती थी, ज्ञानेंद्रियां क्या होती थी, ज्ञान को ग्रहण करके आत्मा के पास ले जाते थे और आत्मा के पास ले जाते थे और आत्मा से हमें क्या होता था, ज्ञान की प्राप्ति होती थी। ऐसा अरस्तु जी ने बताया था, दार्शनिक थे। तो जो आत्मा का विज्ञान आया, उस समय इसका नाम था अरस्तु जी के अनुसार अंतःकरण का विज्ञान था। उसके बाद एक आए थे गैजेट। एक थे गैजेट और दूसरे थे, एक थे गैजेट। पहले इसको देखते गैजेट कौन थे। तो गैजेट, एक गैजेट थे, दूसरे थे
रुडोल्फ गाइकेल, दूसरे थे रुडोल्फ गाइकेल, और तीसरे थे केलर। ये तीनों मनोवैज्ञानिक थे, उस समय दार्शनिक थे तीनों। तो ये थे गैलिट थे, दूसरे से रुडोल्फ गाइकेल थे, तीसरे केलर थे। तो गैलिट जी ने क्या बताया, एक गैलिट थे, दूसरे रुडोल्फ गाइकेल थे, तीसरे केलर थे। इन्होंने बताया कि ये जो रुडोल्फ गाइकेल थे, रुडोल्फ गाइकेल ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। तो ये रुडोल्फ गाइकेल ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। ये पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे, रुडोल्फ गाइकेल। तो साइकोलॉजिया में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइकोलॉजिया पुस्तक थी, और पुस्तक के लेखक कौन थे, रुडोल्फ गाइकेल। और इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है, साइकोलॉजिया बुक का नाम है, साइकोलॉजी शब्द कहाँ मिलता है, रुडोल्फ गाइकेल की पुस्तक है, और उस पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से होता है कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है। तो मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है वो है साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है वो कौन सी है, साइकोलॉजी। इसके बाद में गैलिट जी ने क्या किया, गैलिट जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजी। नहीं, गैलिट जी ने साइकोलॉजी जो वर्ड था, साइकोलॉजी वर्ड था, इन्होंने बताया जो साइकोलॉजी वर्ड है दो वर्डों से मिलकर बना है। एक है साइको, दूसरा है लॉगस। तो गैलिट जी ने बताया कि जो साइकोलॉजी शब्द मिल चुका था, इसके बाद उन्होंने शब्द का अर्थ बताया गैलिट जी ने कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो वर्डों से मिलकर बना, एक साइको है, दूसरा लॉगस है। एक साइको है, दूसरा लॉगस है। तो साइको का अर्थ होता है आत्मा, ये गैलिट जी ने बताया था। तो साइको का अर्थ होता है आत्मा, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या स्टडी करना, साइको का अर्थ होता है आत्मा, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो यहां से इसका नाम पड़ा था गैलिट जी के अनुसार कि आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे कहते हैं आत्मा का विज्ञान। तो यहां से इसका नाम आया था आत्मा का विज्ञान। तो सबसे पहले इसका नाम था अंतःकरण का विज्ञान, इसके बाद इसका नाम पड़ा आत्मा का विज्ञान। तो एक बार पुनः देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आते हैं, ये रुडोल्फ जो गाइकेल थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया जो पुस्तक थी मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी, उस पुस्तक में साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया गया था। और ये सन 1590 की बात है, 1590 ईस्वी की बात है। 1590 ईस्वी में पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग हुआ था। और साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग हुआ था तो रुडोल्फ गाइकेल की एक पुस्तक लिखी थी, तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। तो साइकोलॉजिया जो पुस्तक थी
उस पुस्तक में पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग हुआ था और ये 1590 ईस्वी की बात है। तो 1590 ईस्वी की जो बात है, तो सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग हुआ था, तो साइकोलॉजी पुस्तक में हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ, गैरिट जी ने साइकोलॉजी जो वर्ड बताया था कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने दो पार्टों में इसको डिवाइड किया। एक होता है साइकी प्लस लॉगस होता है, साइकी प्लस साइकी, दूसरा लॉगस। ये साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लॉगस का होता है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं आत्मा का विज्ञान। जो साइकोलॉजी वर्ड है ये, जो साइकोलॉजी वर्ड है ये साइकोलॉजी वर्ड है साइकी प्लस लॉगस से बना हुआ है। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी जो वर्ड है यह ग्रीक भाषा का है, ये ग्रीक भाषा का है, और लॉगस भी ग्रीक भाषा का है। लेकिन साइकोलॉजी जो वर्ड है ये अंग्रेजी भाषा का है। तो जो साइकोलॉजी है इंग्लिश लैंग्वेज का है, और जो साइकी है ये ग्रीक लैंग्वेज का है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है, उस आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे बोलते हैं आत्मा का विज्ञान। यहां से इसका नाम पड़ा आत्मा का विज्ञान। इसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक आए थे केलर, इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। तो जो यहाँ से पहले जो अंतःकरण का विज्ञान था, अंतःकरण का विज्ञान का नाम चेंज होके फिर उसका नाम पड़ा आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान का जो नाम देने वाले थे उनका नाम था केलर, उनका नाम था गैरेट, और केलर ने क्या किया था, केलर ने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी। केलर की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी। इस पुस्तक का साइकोलॉजी, इस पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान। तो केलर की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान की जननी जो है, तो मनोविज्ञान की जननी कौन सी है, जहां से मनोविज्ञान का जन्म हुआ। तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान का जन्म कहां से हुआ था, दर्शन शास्त्र से हुआ था। तो मनोविज्ञान की जननी कौन सी है, दर्शन शास्त्र है। और मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को बताया है। मनोविज्ञान का जनक किसे बताया है, अरस्तु को बताया है। और ये किसने बताया है, ये केलर जी ने बताया है। केलर की पुस्तक थी साइकोलॉजी, उस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, और मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और मनोविज्ञान की जननी कौन सी, दर्शन शास्त्र है। ये केलर के अनुसार है, केलर ने अपनी पुस्तक में इस चीज का वर्णन किया था। ठीक है। तो आत्मा का विज्ञान का जो 16वीं शताब्दी आते आते आत्मा का विज्ञान को लोगों ने मानना बंद कर दिया। तो 16वीं शताब्दी के आते आते जो आत्मा का विज्ञान था, तो 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान का स्वीकरण हो गया। लोगों ने मानना बंद कर दिया। तो इसमें एक रीजन था, लोगों ने मानना क्यों बंद कर दिया कि आत्मा का जो विज्ञान है, जिसमें विज्ञान वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो विज्ञान जो वर्ड का प्रयोग हुआ है, विज्ञान केवल नाम मात्र का विज्ञान था, विज्ञान नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं थी। तो जो विज्ञान वर्ड था, विज्ञान उसी चीज को मानता है, जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज का कोई मूर्त रूप होता है, जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम छू सकते हैं, और जिसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है।
जिसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। तो विज्ञान उसी चीज को मानेगा जिसमें मूर्त रूप हो उसका, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आत्मा में ना तो आत्मा कोई मूर्त रूप होता है, आत्मा तो हमें दिखाई भी नहीं देती, ठीक है। आत्मा का ना कोई मूर्त रूप होता है, ना आत्मा का कोई प्रयोग किया जा सकता है, ना आत्मा को हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। तो केवल ये नाम मात्र का विज्ञान था, इसलिए लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया, कि केवल नाम मात्र का विज्ञान है, इसमें विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस जब आत्मा का विज्ञान का अस्वीकरण हो गया, इसके बाद में इसको मानने वाले थे कौन, पहले देखते हैं। आत्मा का जो विज्ञान के समर्थक थे कौन कौन लोग। तो आत्मा का विज्ञान दिया किसने था? आत्मा का विज्ञान अरस्तु जी ने दिया था, और अरस्तु इनके समर्थक कौन कौन से थे? जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, वो समर्थक थे, उनका नाम था रुडोल्फ गाइकेल। दूसरे थे डेकार्टे, और तीसरे थे प्लेटो। तो अरस्तु जी ने क्या हुआ था, आत्मा का विज्ञान दिया था, और इनका समर्थन करने वाले थे रुडोल्फ गाइकेल, दूसरे थे डेकार्टो, तीसरे थे प्लेटो। प्लेटो जो थे अरस्तु के कौन से थे? अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु के शिष्य कौन से थे? प्लेटो। और ये तीनों लोग इस आत्मा के विज्ञान का इन्होंने समर्थन किया था। और इसके बाद जब आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में अस्वीकरण हो गया, इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए। जब 16वीं शताब्दी में इस आत्मा के विज्ञान का अस्वीकरण हो गया, इसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था पोम्पोलाजी। ये पोम्पोनाजी इटली गए थे। पोम्पोलाजी कहाँ गए थे? इटली के थे। इन्होंने एक अपना विज्ञान दिया था, उस विज्ञान का नाम था, जो दूसरे नंबर पर विज्ञान आया था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जब आत्मा के विज्ञान का अस्वीकरण हो गया 16वीं शताब्दी में, उसके बाद में पोम्पोनाजी आए थे, और पोम्पोनाजी ने एक विज्ञान दिया था, उस विज्ञान का नाम था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और जो ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान था, इसका भी समर्थन करने वाले कई लोग थे। तो ये मन और ये मस्तिष्क का जो विज्ञान था, इसका समर्थन करने वाले 2-3 लोग थे। एक थे जॉन लॉक, रीचेरी, और एक थे जॉन लॉक, दूसरे थे रीचेरी, तीसरे थे थॉमस रीड। तो जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान था, इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान को जो दिया था पोम्पोनाजी ने दिया था। पोम्पोनाजी इटली के थे, और इसका समर्थन करने वाले तीन मनोवैज्ञानिक कौन थे? एक जॉन लॉक थे, दूसरे रिचेरी थे, तीसरे थॉमस रीड थे, और जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। तो ये पोम्पोनाजी थे, इन्होंने साइकोलॉजी जो शब्द था, इन्होंने इसका दूसरा अर्थ बताया कि जो साइकोलॉजी वर्ड है, साइकोलॉजी वर्ड ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। उन्होंने बताया, एक है साइकी, दूसरा लॉगस। एक है साइकी, दूसरा है लॉगस। तो पोम्पोनाजी ने बताया था कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना है। और साइकी का अर्थ इन्होंने बताया था मन या मस्तिष्क बताया था। इन्होंने बताया था जो साइकी का अर्थ होता है मन, और इसका होता है अध्ययन करना, लॉगस का अर्थ होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। तो ये मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होगा, उसे बोलेंगे मन या मस्तिष्क का विज्ञान।
तो इसके पहले जो इसका बताया था साइकोलॉजी का बताया था आत्मा के विज्ञान, और इन्होंने इसका दूसरा अर्थ बताया कि इस जो साइकोलॉजी वर्ड है इसका अर्थ होता है मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जिसे बोलेंगे मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो इन्होंने बताया मन या मस्तिष्क का विज्ञान ये क्यों है, तो देख मन या मस्तिष्क का विज्ञान क्यों है, और उस परिभाषा के इन्होंने अस्वीकरण किया था और अपनी परिभाषा दी थी मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसे क्यों कहते हैं। तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, ज्ञान ले जाकर के कहाँ ले जाती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञान ले जाके मन के पास या मस्तिष्क के पास ले जाती हैं। जो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं ये ज्ञान वातावरण से ज्ञान ले जाकर तो मन को देती हैं, और ये हमारे क्या होता है मन को देती हैं, इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मन या जो मस्तिष्क का विज्ञान था, जो मन का विज्ञान था या मस्तिष्क का विज्ञान था, मन का विज्ञान था जो मस्तिष्क का विज्ञान था, इसमें पोम्पोनाजी ने बताया था कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं ज्ञान को ले जाकर के मन के पास ले जाती हैं, और मन क्या होता है इस ज्ञान को ऑब्जर्व करता है। लेकिन धीरे धीरे आते आते 17वीं शताब्दी में इस परिभाषा को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस परिभाषा को भी रिजेक्ट इसलिए किया गया कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो ज्ञान को मन के पास ले जाती हैं, लेकिन इसको मन का विज्ञान तभी हम कहेंगे कि जब इस विज्ञान में प्रयोग कर सकते हो, जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज का मूर्त रूप होगा, जिस चीज को वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, जिस चीज का हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। तो मन में ऐसा कोई चीज नहीं थी, ना मन का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते था, ना मन का कोई वैज्ञानिक मूर्त रूप था जिस चीज को हम देख सकते थे या इसका हम कोई प्रयोग कर सकते थे। इसलिए मन के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। तो इसके बाद में जब मन के विज्ञान को अस्वीकरण किया गया, तो क्यों किया गया, मन के विज्ञान को अस्वीकरण क्यों किया गया, क्योंकि इस चीज का ना कोई वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते थे, ना मूर्त रूप था, ना इसको देख सकते थे, ना प्रयोग कर सकते थे। इस 17वीं शताब्दी में इसके मन के विज्ञान को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके बाद में एक विज्ञान आया, 17वीं शताब्दी में एक विज्ञान आया, उसे बोलेंगे चेतना का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी में एक विज्ञान आया, उस विज्ञान का नाम था चेतना का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी में एक विज्ञान आया, उस विज्ञान का नाम था 17वीं शताब्दी में एक विज्ञान आया था, उस विज्ञान का नाम था चेतना का विज्ञान। तो यहाँ से ये पता चला कि चेतना का विज्ञान, अब विज्ञान वही होगा जिस चीज में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ तक बात मनोवैज्ञानिकों के लोगों में समझ में आ गई थी कि अध्ययन हम उसी चीज का करेंगे मनोविज्ञान में जिस चीज का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक प्रयोगशाला खुली थी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खुली थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो खुली थी जर्मनी में। जो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो जर्मनी में खुली थी, और ये मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी में खुली थी, और जहां खुली थी उस शहर का नाम था जिनपिंग शहर, जिनपिंग शहर, जिनपिंग नगर नाम है, जिनपिंग जिस शहर का नाम उसका था जिनपिंग नगर। ठीक है। तो जो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला खोली गई थी वो खोली गई जर्मनी में, जहां जर्मनी का जो लोकल प्लेस था उसका नाम था जिनपिंग नगर, और खोलने वाले जो थे वो थे जर्मनी के प्रोफेसर थे, विलियम वुंड। तो विलियम वुंड जो थे जर्मनी के थे, ये प्रोफेसर थे,
और प्रोफेसर कौन से थे? एक जिनपिंग विश्वविद्यालय था, जहाँ प्रोफेसर थे उस विश्वविद्यालय का नाम था जिनपिंग विश्वविद्यालय। तो जिनपिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिनपिंग यूनिवर्सिटी। तो जिनपिंग जो यूनिवर्सिटी थी उसके प्रोफेसर थे विलियम वुंट, और विलियम वुंट ने जिनपिंग शहर में जर्मनी में एक प्रयोगशाला खुली थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खुली थी, जिनपिंग शहर में खुली थी। और वर्तमान समय में जिनपिंग यूनिवर्सिटी का नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी पहले इसका था जिनपिंग यूनिवर्सिटी, इसका नाम चेंज होके हुआ कार्ल मार्क्स, वर्तमान समय में इसका नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। तो ये जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खुली थी जिनपिंग शहर में, इसका ईयर था 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में पहली प्रयोगशाला खोली गई कि हम मनोविज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं, तो इन्होंने बताया, और एक यहाँ से देखते हैं विलियम वुंट जर्मनी के थे, और जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक अपने यहाँ हिंदुस्तान में मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं, और जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को मानते हैं। और इनके एक साथी थे विलियम जेम्स। विलियम वुंट के एक साथी थे विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ये अमेरिका के थे। विलियम वुंट के सहयोगी थे जिन्होंने चेतना के विज्ञान में सहयोग किया था, ये थे विलियम जेम्स और ये थे विलियम वुंट। विलियम वुंट जर्मनी के निवासी थे और विलियम जेम्स अमेरिका के निवासी थे। विलियम वुंट को जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। इंडिया में मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को मानते हैं, जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को मानते हैं। 1879 के एक वर्ष के बाद 1879 में एक वर्ष के बाद 1880 में विलियम वुंट के प्रयास से मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया। सन 1880 में तो 1880 ईस्वी में क्या हुआ था, जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट था, जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट इसको स्वतंत्र सब्जेक्ट मिला। तो पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा जाता था स्वतंत्र रूप से नहीं था। इसके बाद 1880 में विलियम वुंट के प्रयास से क्या हुआ, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट था इसको स्वतंत्र रूप से एक सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया। तो इसलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? विलियम वुंट जी को मानते हैं। और विलियम वुंट जी ने क्या किया था, विलियम वुंट जी के प्रयासों से 1880 ईस्वी में साइकोलॉजी स्वतंत्र सब्जेक्ट माना गया। तो इसके पहले जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, ये सब सब्जेक्ट था, इसको दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे। इसके बाद में 1880 ईस्वी में इसको स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया। इसके लिए इसका प्रयास किससे था? विलियम वुंट का था। इसके बाद में क्या हुआ, हम देखते हैं जो विलियम वुंट जी ने एक विज्ञान किया था, उस विज्ञान का नाम था चेतना का विज्ञान। जो चेतना का विज्ञान था, इन्होंने बताया था कि चेतना पर हम प्रयोग कर सकते हैं।
अभी तक जो प्रयोग किए जा रहे आत्मा का विज्ञान आया, आत्मा के बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया, इस चीज में प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसके बाद जो विज्ञान आया चेतना का विज्ञान, तो चेतना का जो विज्ञान था इसमें हम प्रयोग कर सकते थे। चेतना का विज्ञान था, चेतना का विज्ञान विलियम वुंट जी ने दिया था। विलियम वुंट जी ने एक विज्ञान दिया था, उस विज्ञान का नाम था चेतना का विज्ञान। अब देखते हैं चेतना होती क्या है। तो चेतना वो होती है, हम किसी भी चीज को देखते हैं, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, उस चीज का प्रतिबिंब आता है। तो किसी चीज को हमें देखने से हमारे मन में क्या होता है, किसी चीज का प्रतिबिंब आता है, और वो प्रतिबिंब क्या होता है उसके अंदर एकत्रित हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे मन के अंदर भावना बनती है, और उससे क्या होता है, अनुभूति होती है, किसी चीज की अनुभूति होती है। और जो मस्तिष्क का जो पहला ज्ञान होता है उसे बोलते हैं संवेदना, संवेदना। तो जो चेतना की परिभाषा क्या होती है, जो हमारे मस्तिष्क में भावना होती है या अनुभूति होती है या संवेदना होती है, इन चीजों के जो इन चीजों का योग होता है, इन चीजों से मिलकर क्या होता है, हमारी चेतना का निर्माण होता है। तो इन चीजों से क्या होता है, चेतना का निर्माण होता है। चेतना क्या होती है, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं हमारे मन में भाव होता है, उस चीज की अनुभूति होती है, उस चीज के प्रति संवेदना होती है, वही संवेदना को हम क्या बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। तो इन्होंने बताया था ये एक विज्ञान है, विलियम वुंट जी ने बताया था ये एक विज्ञान है। तो विज्ञान को हम पढ़ने के लिए कोई पद्धति लानी पड़ती है। किसी भी विज्ञान को हमें सीखना है तो विज्ञान को सीखने के लिए हमें एक पद्धति लानी पड़ेगी, या हमें कोई एक नियम बनाना पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत हम विज्ञान को पढ़ सकते हैं। तो विलियम वुंट जी ने चेतना को पढ़ने के लिए एक विज्ञान का नाम दिया था, उस विज्ञान का नाम था अंतर्दृष्टि का विज्ञान। नहीं, उस पद्धति का नाम दिया था, चेतना का विज्ञान को जानने के लिए विलियम वुंट जी ने एक पद्धति दी थी या नियम दिया था, उस पद्धति का नाम था अंतर्दृष्टि का नियम। उस पद्धति का नाम था अंतर्दृष्टि का नियम। तो अंतर्दृष्टि के नियम के अंतर्गत जो क्या होते थे, हम चेतना को जान सकते थे। इसके बाद क्या हुआ, ये 1880 मतलब लगभग जो है 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, इस 19वीं शताब्दी में इस परिभाषा का भी स्वीकरण हो गया। लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मानने से मना कर दिया। इसके बाद में एक विज्ञान आया, इसको क्यों मना किया आगे बताते हैं। इसके बाद जो विज्ञान आएगा वो आएगा व्यवहार का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में जो चेतना का विज्ञान था, मनोवैज्ञानिकों ने चेतना को विज्ञान को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा चेतना जो है हमारे मन के आंतरिक भावों को बताती है, ना कि बाहर के भावों को। जो चेतना थी ये जो है मन का, जो हमारे मस्तिष्क की आंतरिक चीजें थी उसके बारे में इस चीज को बताती थी। बाह्य चीजों के बारे में हमें पता नहीं चलता था, इसलिए चेतना का विज्ञान भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद में विज्ञान आया, उस विज्ञान का नाम है व्यवहार का विज्ञान। उस विज्ञान का नाम है व्यवहार का विज्ञान। तो जो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, कौन लेके आया, जो वर्तमान समय में जिस विज्ञान का मध्ययन करते हैं उस विज्ञान का नाम है व्यवहार का विज्ञान। चेतना के विज्ञान के अस्वीकरण होने के बाद में व्यवहार का विज्ञान आया, जिसको लेकर आए थे जे.बी. वाटसन। व्यवहार के विज्ञान को लेकर आए थे जे.बी. वाटसन। इन मनोवैज्ञानिक का नाम था जे.बी. वाटसन। तो जे.बी. वाटसन जी ये अमेरिका के थे। जे.बी. वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान दिया, और इस व्यवहार का विज्ञान दिया था
इसको देने वाले थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन अमेरिका के निवासी थे। और जो व्यवहार का इन्होंने विज्ञान दिया था, इनके समर्थन करने वाले कई मनोवैज्ञानिक थे, जैसे थे बीएफ स्किनर, एक थे बीएफ स्किनर, दूसरे थे पावलोव, तो जो व्यवहार का विज्ञान था, पावलोव थे, बीएफ स्किनर थे, और इसके थे विलियम मैकडूगल थे। विलियम मैकडूगल थे। मैकडूगल थे। सीएल हल थे। और बीएफ स्किनर, पावलोव, विलियम मैकडूगल और विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ जो व्यवहार का विज्ञान दिया था, व्यवहार का विज्ञान देने वाले थे जेबी वाटसन, इनका समर्थन करने वाले थे बीएफ स्किनर, और दूसरे थे पावलोव, तीसरे थे विलियम मैकडूगल, ये सीएल हक और विलियम वुडवर्थ। तो विलियम वुडवर्थ ने एक कथन दिया था, विलियम वुडवर्थ ने कथन दिया था कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन और मस्तिष्क को त्याग दिया, उसके बाद चेतना को त्याग दिया, अब जाकर के मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान पर आ गया। तो ये कथन किसने किया था? ये कथन विलियम वुडवर्थ जी ने बताया था कि जो हमारा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग करने के बाद मन या मस्तिष्क का त्याग किया, और मन या मस्तिष्क त्याग करने के बाद चेतना का त्याग किया, और चेतना को त्याग करने के बाद व्यवहार के विज्ञान पर आ गया। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो ये व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार के विज्ञान में एक थे विलियम मैकडूगल। इन्होंने कथन दिया था, और वो कथन दिया था जो कि आत्मा का त्याग किया, आत्मा के त्याग करने के बाद में आत्मा के त्याग मन या मस्तिष्क का त्याग किया, मस्तिष्क का चेतना को त्याग किया, जाके हमारा मनोविज्ञान कहाँ पे रुक गया? व्यवहार के विज्ञान पे रुक गया। इसके बाद विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तो इसे हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। तो मनोविज्ञान की जो अवधारणा पुस्तक है, मनोविज्ञान की अवधारणा, मनोविज्ञान की जो अवधारणा की पुस्तक है, इसको लिखने वाले थे विलियम मैकडूगल। और इस पुस्तक में सबसे पहले जो ये शब्द है व्यवहार शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक थी, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में व्यवहार शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। तो व्यवहार ये शब्द था, ये वर्ड था, सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया? एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान की अवधारणा या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको लिखने वाले थे विलियम मैकडूगल। तो यहाँ से सीखते हैं कि व्यवहार क्या होता है। अब इन्होंने विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था अपनी मनोविज्ञान की अवधारणा वाली पुस्तक में। अब समझते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या, व्यवहार क्या होता है। तो व्यवहार शब्द तो मुझे मिल चुका था, और व्यवहार शब्द का अर्थ क्या होता है अब देखते हैं। तो जो व्यवहार शब्द का मानव जितनी भी क्रियाएं करता है, मानव क्रियाएं करता है, तो मानव दो प्रकार की क्रिया करता है, एक शारीरिक क्रिया करता है और दूसरी क्या होता है? शारीरिक क्रिया करता है, दूसरी मानसिक क्रिया करता है। तो मानव क्या करता है? शारीरिक क्रिया करता है, दूसरी क्या? तो मानसिक क्रिया करता है। जो शारीरिक क्रिया होती है वो क्या होती है? जैसे चलना, दौड़ना, एक हो गया चलना, दूसरा हो गया दौड़ना,
लिखना, खेलना, इस प्रकार की जो शरीर के द्वारा क्रिया की जाती हैं उसे बोलते हैं शारीरिक क्रियाएं। और जो मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा जैसे चिंतन, मनन, सोचना, तो जो मस्तिष्क के द्वारा क्रिया की जाती हैं उसे मानसिक क्रिया बोलते हैं। और जो शरीर के द्वारा क्रिया की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? शारीरिक क्रिया बोलते हैं। तो ये क्या होती है, दोनों मिलकर क्या होती हैं, ये शारीरिक क्रियाएं बाह्य रूप से दिखती हैं और ये मानसिक क्रियाएं बाह्य रूप से नहीं दिखती हैं। तो जो इस क्या होता है, इन क्रियाओं के द्वारा जो हमारा व्यवहार होता है, चलने पर जो व्यवहार होता है, चिंतन करने पर व्यवहार होता है, इससे हमारे व्यवहार के विज्ञान का जन्म हुआ। और व्यवहार के विज्ञान को जन्म देने वाले थे जे.बी. वाटसन। और जे.बी. वाटसन अमेरिका के निवासी थे। तो जब जे.बी. वाटसन ये जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी विलियम मैकडूगल ने 1905 में 1905 में पुस्तक लिखे थे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905 में पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो 1905 में पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद में जब पुस्तक ये लिखी गई उसके बाद ये शब्द आया था व्यवहार शब्द। तो 1905 जब 1890 में चेतना के विज्ञान का जब अस्वीकरण हो गया तो उसके बाद में 1905 इन दोनों वर्षों के बीच का जो टाइम था उस टाइम में मनोविज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए 1890 से 1905 के जो बीच का समय था उसे मनोविज्ञान का अवकाश या मनोविज्ञान का अंतराल या अवकाश के नाम से जानते हैं। तो इस चीज के बीच में मनोविज्ञान के अंतराल या अवकाश के बारे में जानते हैं। तो जो इन दोनों वर्षों के बीच का जितना समय था इसमें क्या हुआ था, कोई विकास नहीं हुआ था। इसलिए मनोविज्ञान का अंतराल या मनोविज्ञान का अवकाश या मनोविज्ञान का बंजर जो भी कह सकते हैं, जिस प्रकार के नामों से इसे जाना जाता है। अब जो मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द आया था, अब मनोविज्ञान हमारा कहाँ पे टिक गया है, व्यवहार में। अब व्यवहार करता कौन कौन है, अब ये देखते हैं। तो मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का त्याग किया। आत्मा के त्याग करने के बाद में मन या मस्तिष्क का त्याग किया। मन या मस्तिष्क को त्याग करने के बाद में चेतना को त्यागा। चेतना को त्याग करने के बाद व्यवहार पे आ गया। अब ये देखते हैं कि व्यवहार जो है, व्यवहार जो शब्द है कहाँ से मिला था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक थी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में हमें व्यवहार शब्द का मिला। तो व्यवहार का जो अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो व्यवहार किसका किसका कर सकते हैं। व्यवहार क्या होता है, मानव का कर सकते हैं, पशु भी का कर सकते हैं और पक्षी का भी कर सकते हैं। तो इस जो व्यवहार का विज्ञान था, व्यवहार के विज्ञान के अंदर मानव, पशु और पक्षी सभी जितने भी ये थे, मानव और पशु पक्षी जीवधारियों का, इसके व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ से मनोविज्ञान का आधुनिक समय में जो मनोविज्ञान का आधुनिक जो है, आधुनिक वर्तमान समय में इस चीज को अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान तो पहले क्या था कि चीजों को त्याग करके आज के वर्तमान समय में मनोविज्ञान मानव पर भी लागू होता है, पशुओं पर भी लागू होता है, पक्षी पर लागू होता है। सभी प्रकार की क्रियाएं करते हैं। मानव मानसिक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं करता है। पशु भी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं करते हैं। पक्षी भी मानसिक शारीरिक क्रियाएं करते हैं। और जो मानसिक और शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार इन सभी पर लागू होता है। जो वर्तमान समय में हमारा विज्ञान है मनोविज्ञान, वो व्यवहार के विज्ञान पर आके रुका है। बस।